नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल में बम्पर मतदान हो रहा है। इस बम्पर मतदान पर जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, वो दो तरह की राय व्यक्त कर रहे हैं। एक, ये बम्पर मतदान आगे के नतीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं है। दूसरा, ये बम्पर मतदान बंगाल के साथ पिछले 3 महीने में जो उत्पात किया गया है, सरकारी उत्पात, उसका जवाब तो नहीं है। अब दोनों में, ये दोनों स्थितियां, दोनों पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर ये आने वाले डिजाइंड नतीजों को जस्टिफाई करने के लिए परसेंटेज ऐसे दिख रहे हैं, बम्पर परसेंटेज, तो भी लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। चिंताजनक ही नहीं है, बहुत गंभीर संकट है लोकतंत्र पे। और दूसरी बात, अगर ये 3 महीने के उपद्रव, सरकारी उत्पात का रिटेलिएशन है, तो भी लोकतंत्र के लिए बहुत ठीक नहीं है। ये हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि समय पर इस उत्पात को, इस मनमर्जी को रोका नहीं जा सका। ज्यूडिशरी ने भी कंधे पर हाथ रखा और चुनाव आयोग ने अति कर दी। जो चाहा वो किया चुनाव आयोग। और नतीजा ये है कि आज भाजपा के प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा करके बंगाल में कूटा जा रहा है मतदान के दिन। एक प्रत्याशी कुमारगंज से शुभेंदु सरकार, पब्लिक ने, लोग तो वहां पर गोदी मीडिया बता रही है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है, लेकिन मैंने बंगाल बात की, पता चला पब्लिक ने दौड़ा के कूटा। ये हालात क्यों पैदा हुए? ये हालात दरअसल इतना प्रेशर बन चुका है सोसाइटी में, समाज में, कि सेफ्टी वॉल्व नहीं उड़ रहा है, कुकर ही फटने के खतरा पैदा हो चुका है। इस परिस्थिति में आज जब बंगाल में मतदान चल रहा है, तो कर्नाटक में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सामाजिक कार्यकर्ताओं। तारा राव, आपने नाम सुना होगा, हमारे साथ बैठी भी हैं वो कार्यक्रम में। उम्र के तीसरे पड़ाव पर उन्होंने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को और तेज किया है। जब लोग घरों में बैठ करके पुराना बही खाता निपटा रहे हैं, तो वो लड़ रही हैं इस गर्मी में। किस लिए? लोकतंत्र बचाया जा सके। ताराराव अकेले नहीं है। आज कर्नाटका से एक बड़ा ऐलान हुआ है पूरे देश के, और देश भर के अलग अलग राज्यों से इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। और मैं अगर निजी तौर पर मानूं, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और ज्ञानेश के खिलाफ ये एक युद्ध का, एक संग्राम का, युद्ध जरूरी नहीं है कि मिसाइल और हथियार से लड़ा जाए। अंग्रेजों से भी युद्ध लड़ा था गांधी जी ने। तो एक संवैधानिक संग्राम का ऐलान मैं इसको मानता हूं। मेरे साथ आज बहुत बड़ा पैनल है। आज आप न्यूज लॉन्चर पर बड़े पैनल नहीं देखते होंगे, लेकिन आज है। आज है क्योंकि आज जरूरत है। और मैं तो चाहता हूं ये पैनल जितना है, हर व्यक्ति के पीछे 1 लाख लोग खड़ा हो जाए। 1 लाख लाइए, पैनल को, पूरे पैनल को लाइए, स्क्रीन जोड़ लीजिए। स्वागत है सभी पैनलिस्टों का। मैं एक एक करके सबका परिचय भी दे देता हूं। इसके अलावा हमारे साथ तारा राव जी भी हैं, वो भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ प्रज्वल जी हैं, प्रज्वल शास्त्री। ये साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो विशेष स्वागत है कि इस दौर में जब साइंटिफिक टेम्परामेंट को कुंद करके इस देश को मंदबुद्धि बनाने की कवायद चल रही है 12 साल से, और साइंटिस्ट अगर जुड़ेंगे इन सब मिशन में, तो इस देश का वास्तव में कुछ भविष्य नजर आने लगेगा। हमारे साथ बानो ज्योत्सना हैं, दिल्ली से हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिव सिटीजन इनको कह सकते हैं आप। और अगर सब एक्टिव सिटीजन हो जाए बनो ज्योत्सना जैसे, तो ये कार्यक्रम हमें करना ही ना पड़े, बंद करना पड़े, शटर डाउन कर दे हम न्यूज लॉन्चर। उसके अलावा हमारे साथ मंथन जी हैं झारखंड से। झारखंड में लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और गुजरात से जिस मॉडल का झांसा दे करके 12 साल से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, उस गुजरात से हमारे साथ मुजाहिद नफीस साहब जुड़े हुए हैं। और तारा राव जी
वहां से उस पांडौल से जुड़ी हुई हैं जहां पर कर्नाटका में कार्यक्रम चल रहा है। और बहुत जबरदस्त, जो कहते हैं ना कि आंदोलनों की शुरुआत जब होती है तो उसमें संगीत होता है, कल्चर, मतलब कल्चर, जहां पर कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वहीं से ऊर्जा मिलती है आंदोलनों की। गांधी जी के कार्यक्रम आप लोग देखे होंगे, आजकल देखे कहाँ होंगे, पढ़े होंगे अगर इतिहास पढ़े होंगे। वो रघुपति राघव राजा राम चलता था, उससे ऊर्जा मिल जाती थी आंदोलन। तो ताराराव जी को भैया जोड़ते रहिएगा, पीछे जो लोग संचालित कर रहे हैं कार्यक्रम को उनको भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर नेटवर्क और ऑडियो का इशू है, इसलिए वो नहीं है। मैं एक खबर, दो खबर दिखाकर कार्यक्रम पे आऊंगा, और भाऊ का मैं आखिरी में परिचय इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शुरू मैं करता हूं और भाऊ अंत करते हैं, तो भाऊ हमारे साथ मौजूद है। एक मैं हेडलाइन दिखा दूं, ये हेडलाइन अलर्ट है डेमोक्रेसी में। लाइए हेडलाइन दिखा दीजिए, हेडलाइन दिखाइए, ये अलर्ट है, तब हम इस कार्यक्रम पे आए। बंगाल में वोटिंग के बीच शुभेंदु सरकार पर हमला, भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आगे कॉल दिखा दीजिए। बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा, बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु को दौड़ा कर पीटा, हुमायूं कबीर पर बरसे पत्थर। ये हुमायूं कबीर जो 1,000 करोड़ रुपए का डील करके लोकतंत्र का जो है खरीद फरोख्त कर रहा था। इसीलिए आंदोलन जरूरी हो जाता है, इसीलिए जरूरी हो जाता है। मैं सबसे पहले, मैं होती अगर यहाँ पर तो ताराराव जी से शुरू करता, क्योंकि कम से कम कर्नाटका डिक्लेरेशन वो प्रॉपर बताती, लेकिन नहीं है, वो आएंगी तब बताएंगी। मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ, नींव मजबूत करते हैं, प्राज्वल मैम के पास में चलता हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी जी, बस सीधा सपाट सवाल है, ये आंदोलन जिस मूवमेंट की तैयारी आप लोगों ने की है और आज नींव रख दी बंगाल में फर्स्ट फेज के पोलिंग के दौरान, उसकी नींव रखी है, उस आंदोलन का मोटिव क्या है? क्यों लोग तो जुड़े देश के लोग? क्योंकि देश के लोग तो सनातन बचाने में बिजी हैं, वो काम छोड़ के क्यों आपके साथ लग जाएं? तो ऐसा है कि हम लोग जब कुछ जो डेमोक्रेसी पे हमला होता है तो हमारा आदत है कि हम प्रोटेस्ट करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, संग्राम करें, ये वगैरह। लेकिन ये जो हमला हो रहा है ये काफ़ी यूनिक है और काफ़ी डिजास्टर्स है। अगर ये कामयाब हुआ तो हमारा बेसिक जो प्री रेक्विजिट है, हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी एक प्री रेक्विजिट है ताकि उसके बाद हम जो सरकार आए उसको अकाउंटेबल बने। लेकिन वो प्री रेक्विजिट ही अगर ऐसी तरह से उसको सबटाज किया जाए तो फिर आगे बढ़ने की सवाल ही नहीं होता। तो ये जो हमला है उसको हम बहुत अलग तरह से समझना चाहिए कि ये यूनिक है, ये और ये इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, कि हम लोग इसको हाथ में नहीं लिया तो हमारा काफ़ी फ्यूचर का कबाड़ा होने वाला है। और इसको समझने में शायद नागरिकता में इतना मतलब ये महसूस नहीं हो गया कि इसकी सीरियसनेस क्या है। तो समझते हैं कि अरे कई लोगों को हटा देते हैं, कई लोगों को का नाम रहेगा, उसमें क्या है, ये तो कब से हो रहा है कि एवरी सिटीजन डजंट नेसेसरीली हैव देयर नेम ऑन द रोल। ऐसा नहीं है, ये सिस्टमैटिक है और ये सिस्टमैटिकली डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का मतलब कॉन्स्पिरेसी है। तो काफ़ी ज़रूरत है कि सब लोग रिगार्डलेस ऑफ क्लास, रिगार्डलेस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिगार्डलेस ऑफ कि हम समझते हैं कि नहीं एक्टिविस्ट तो अलग है, मैं तो मेरा काम करूँ, ये समय हो गया है, ये खत्म हो गया है। अब सब लोगों को इसमें जुड़ के संग्राम में जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, बड़ा क्लियर है कि अब ये काम एक्टिविस्ट का है, ये छोड़ने का और भूलने का वक्त आ चुका है। मैं जरा गुजरात मॉडल पे चलूंगा, यही गुजरात मॉडल पूरे देश पे भारी पड़ा है। नफीस भाई हैं, नफीस भाई,
ये गुजरात मॉडल कैसे आप लोगों ने उस समय अगर किया होता जो काम आज कर रहे हो, तो शायद आज देश को ये नौबत नहीं देश के सामने आती। अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, मुझे तो खबर है वहां पर एसआईआर छोड़ो, एसआईआर से बड़े भी संकट हैं। वहां प्रत्याशियों को छिपाना पड़ता है नामांकन वापसी से पहले, जबरन नामांकन वापसी हो जाती है। कैसे किससे लड़ाई है? एसआईआर से, प्रत्याशी छिपाने और बचाने से कितनी लड़ाइयां हैं, और इन लड़ाइयों को लेकर के कितनी तैयारी है आपके पूरे इस जो नेशनल, इसको मैं नेशनल मोर्चा कहता हूं आज से, क्योंकि नेशनल मोर्चा इसलिए है झारखंड से, दिल्ली से, गुजरात से, हर जगह से, कर्नाटका से, हर जगह से लोग इसमें। नफीस भाई शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं आज से 20 साल पहले जब गुजरात मॉडल के खतरे दिल्ली में मीटिंग्स में बताता था, तो हमारे दिल्ली में बैठे हुए साथी उन खतरों को महसूस नहीं कर पाते थे, और वो कहते थे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोर्ट्स नहीं है। और हम उनको समझाने की कोशिश करते थे कि आइए कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, देखिए किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कुचला गया है, किस तरह से सिस्टम्स को करप्ट किया गया है, और वो महसूस कीजिए। वो लोग नहीं मानते थे, तो नतीजा आज सारे देश के लोग वो भोग रहे हैं। और वही लोग जो नहीं कहते थे, नहीं मानते थे बातों को, आज वही लोग उस मशाल को लेकर आगे बढ़े हैं। खैर, समय समय की बात है। बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन तमाम खतरों को लेकर जो काम शुरू हुआ है वो तेजी से के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने अजीत जी बहुत अच्छी बात सवाल उठाया कि अभी हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। 26 को वोट है हमारे यहाँ और 28 को उसकी गिनती होगी। तमाम हथकंडे अपनाए गए, पर्चे को खारिज, पर्चा ना भरने दें वो उसको लेके, पर्चा भर दिया तो उसको वापस कराने को लेके, पुलिस के जरिए उम्मीदवारों को और उम्मीदवार के प्रस्तावक और समर्थकों को उठवा लेने के जरिए, पैसे के जरिए, और अगर इसके बाद भी विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को किसी एक रिजॉर्ट में या फार्म हाउस में ले जाकर बचाकर अपना पर्चे बचा लिए, तो अब उनको प्रचार ना करने देने के हथकंडे पुलिस के जरिए। अभी अमरेली जिले में एक उम्मीदवार कांग्रेस का वार्ड नंबर 1 का, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का चेक बाउंस का केस था, उसको हुई थी, उसको उठा के जेल में डाल दिया। दूसरा एक अहमदाबाद में MIM का कैंडिडेट, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र से MIM का कैंडिडेट है, उसके ऊपर वो लारी मजदूरों के साथ और ये ठेला लगाने वालों के साथ काम करता है राकेश को पुलिस ने उठाकर उसको कहा कि तुम्हारे ऊपर पासा, हमारे यहाँ एक एक्ट है पासा, कि हम तुझको पासा कर देंगे। और ऐसे तमाम उम्मीदवार हैं और उम्मीदवारों के समर्थक हैं जिनको साथ ही साथ दूसरे जो इश्यूज हैं, जैसे जितने गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं उनको लगा दिया गया है कि आप किस तरह से वोटों को ना पढ़ने दें। वोटों को ना पढ़ने देने का मॉडल गुजरात का मॉडल है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ने का मॉडल ही नहीं, ना पढ़ने देने का, खास तौर पर वो इलाके जिनको वो अपने मुखालिफ इलाके समझते हैं, जैसे मुस्लिम बहुल विस्तार, दलित बहुल विस्तार, आदिवासी बहुल विस्तार, उन इलाकों में वोटिंग से 1 दिन पहले दावतों का होना, दावतों के बाद तीर्थ स्थानों पर घुमाने की व्यवस्था करना, बसेस लगाकर उनको तीर्थ स्थानों पर, मुसलमान हैं तो अजमेर शरीफ ले जाना, हिंदू हैं तो दूसरे तीर्थ स्थानों पर ले जाना, अंबाजी ले जाना, दूसरे जो तीर्थ स्थान है या महाराष्ट्र राजस्थान में तीर्थ स्थान है वहां ले जाना। ये एक पुराना मॉडल रहा है और इस मॉडल को लागू करने के लिए जितने लुम्पेन एलिमेंट्स हैं इलाके के, जो गैर कानूनी काम करते हैं, उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। पिछली बार हमने तकरीबन 100 बसों को रोका विधानसभा चुनाव में, जो भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर ले जाने के लिए लगाई थी। उन बसों को रोका, उनको दौड़ाया गया। इस बार दावतों का इंतजाम शुरू किया गया है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने बिरयानी की दावत की है, गोश्त का विरोध करते हैं, और मक्तमपुरा, जुहापुरा, अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े एंटी मुस्लिम MLA अमित ठाकर की अगवानी में जो दावत हुई ईद मिलन की, उसमें बिरयानी खिलाई गई। तो ये जो सारे मॉडल हैं,
इस मॉडल, ये जो मॉडल है ये दूसरी जगह भी लागू होंगे। एसआईआर में मुझे आप लोगों को बताते हुए कि एसआईआर एक बड़ा एक हौवे के तौर पर आया था। बिहार में बहुत बुरी उसकी परिस्थिति थी। जब गुजरात में आया तो हम लोगों ने पूर्व तैयारी की थी, और उस पूर्व तैयारी के चलते जो फॉर्म 7 के जरिए पहले चरण में वोटर लिस्टों से जो नाम काटने का चरण था, उसमें जब वो सफल नहीं हो पाए, लोग मुस्तैदी के साथ अपने बूथ पर अपने बीएलओ के साथ डटे रहे, और जब वो सफल नहीं हुआ तो फॉर्म 7 बल्क में 20-20 हजार मुस्लिम इलाकों में वोट काटने के फॉर्म भरे गए। एक आदमी ने 100 फॉर्म भरे हैं, प्रिंटेड फॉर्म्स भरे गए हैं। तो उनको जो असफल किया, इसका नतीजा ये हुआ कि जो दूसरे राज्यों में एसआईआर हुआ उसमें इस रणनीति और तकनीक को इस्तेमाल नहीं किया गया। उसमें दूसरी ये बहुत समझने की जरूरत है कि जो राज्य इलेक्शन कमीशन ने सत्ता के साथ मिलकर जो कॉकटेल बनाया है, वो हर राज्य में एसआईआर बदलता जा रहा है। बिहार के एसआईआर का जो प्रोसेस था, और जो गुजरात के एसआईआर का प्रोसेस था, और जो बंगाल में प्रोसेस हुआ, ये तीनों बिल्कुल अलग हैं। और आने वाले टाइम में जब बेंगलोर कर्नाटक में होगा, तो इन खतरों को हमको समझना है। और इन खतरों को हमारा जो अनुभव रहा, गुजरात का अनुभव रहा कि गुजरात में लोकल लेवल पर, बूथ स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हुए, और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के खड़े होने और उनके दबाव के बाद राजनीतिक दलों को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ी। अफसोस की बात है, और जो समझने और सचेत रहने की बात है, वो ये है कि राजनीतिक दल इतने सक्षम हैं कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। गुजरात का एक आंकड़ा आपको बताता हूं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, और लगभग 50,000 बूथ में सिर्फ 33% में वो अपने बीएलए बना पाए थे। खतरों को समझना है। 33%, ओनली 33% में वो अपने बीएलए अपॉइंट कर पाए। भारतीय जनता पार्टी 99% में अपने बीएलए को अपॉइंट कर पाई, उन्होंने पूरे उसमें किए। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 5,000 से भी कम बीएलए बना पाई। तो ये तीन जो मुख्य विपक्षी मतलब मुख्य दल हैं, उनका ये वो है। तो अगर हमको जब दूसरे राज्यों में ये जा रहा है, बीएलए की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बीएलओ माई बाप है, तो माई बाप के साथ अगर उसकी निगरानी करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के बीएलए अगर एक्टिव नहीं होंगे, तो उनकी वो जो रणनीतियां होंगी वो काफी हद तक वो करने में सफल होंगे। तो एक तो ये सचेत रहने की जरूरत। मुजाहिद भाई, अब मैं जरा आपको रोकता हूं, क्योंकि वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम में भी अभी फिर तारा राव जी जुड़ गई हैं। तो मैं उनके पास चलूंगा, फिर भाव के पास। जरा लाइए, बड़ी विंडो में लाइए, पहले तारा जी को बड़ी विंडो में लाइए। हाँ, आपने आज शंखनाद कर दिया है। क्या है इस कर्नाटका डिक्लेरेशन में? आप ही की जुबानी देश के लोग सुने जी। बात ऐसी है कि ये सिलसिला चलता आ रहा है पिछले जून से, इसमें लोकतंत्र के लोग गायब हैं। आवाज सिर्फ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल लोगों की आ रही है, पर जो सबसे बड़ा सदमा पहुंचेगा वो हम लोगों पे पहुंचेगा, और हो चुका है, जैसे आपने बिहार में देखा। तो अब जब 13 स्टेट्स का, राज्यों का हमने नतीजा देख लिया है कि एसआईआर क्या धमाका कर सकती है, तो हम अब तय कर लें कि ये आगे नहीं जा सकता। ये हमारे लिए वोट लिस्ट को साफ करने का कोई तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र की सफाई करने का है कि उसको गायब करा जाए। तो इसीलिए हमने कर्नाटक में हम सब, ऑल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल सेक्युलर पार्टीज यूनाइटेड होके, काफी देर से काम चल रहा है एक साथ, 2 महीने हो गए हैं, और हमारा स्ट्रैटेजी है कि हम एक साथ कैसे इसको एक जवाब दें ताकि एसआईआर का राज्य ना चले यहाँ, और हम उसके ऑल्टरनेटिव का एक रेजोल्यूशन निकालें। तो इसीलिए ये जो मीटिंग आज हुई थी,
वो ये था कि वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विथ वेस्ट बंगाल, और तमिलनाडु में भी चल रहा है, पर वेस्ट बंगाल में जो हुआ है और जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हुआ है और उनके जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने काम ही नहीं किया है, झूठ बोला गया है लोगों से के साथ। इसीलिए हमारा ये सॉलिडारिटी मीटिंग एक किक ऑफ है, हमारा ही एसआईआर काम जो जमीन पे शुरू होगा, ये बंगाल का फर्स्ट फेज का इलेक्शन से ही शुरू होगा। शुक्रिया। चलिए, तारा जी वहां पर हैं और पीछे काफी वहां पर मीटिंग में भीड़ भाड़ भी है, लेकिन अभी मैं मंथन जी और मनोज ज्योत्सना जी के पास आऊं उससे पहले एक सवाल, क्योंकि अब 3 जगहों पर हमने और खासकर जो कर्नाटका से ऐलान हुआ है वो पूरा का पूरा भाऊ ने पढ़ा भी है, जो वहां से जो पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग है उसमें क्या क्या प्लान है, कैसे करना है, पूरा उन्होंने पढ़ा है कर्नाटका डिक्लेरेशन। हाँ, कर्नाटका डिक्लेरेशन को। तो भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, आज एक मुझे लगता है निजी तौर पर हम लोग तो न्यूज लॉन्चर चलाते हैं, जो चलाते हैं जो बोलते हैं वही दिल में सोचते हैं। निजी तौर पर मुझे लगता है आज हम लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि हमारी बड़ी बहन तारा राव जी और पूरी जो है टीम अलग अलग झारखंड, गुजरात, सब जगह से जुड़ी हुई है। आज देश में, अब नतीजा क्या होगा नहीं हम भविष्यवाणी कर सकते, लेकिन एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत इसको माना जाए कि नहीं भाऊ? बिल्कुल आशीष जी, मैं स्वागत करता हूँ सभी मेहमानों का, और खासकर तारा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ना किसी को शुरू करना होगा, somebody has to build the cat। किसी ना कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा। ये सरकार नहीं सुनती, सरकार के पास एजेंसियां हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं करती, ये सारे कारण देख के नहीं चलना होगा। महात्मा गांधी को याद कीजिए, जो आदमी एक बैग लेकर जहाज से उतरता है, हवाई जहाज से नहीं, पानी के जहाज से उतरता है बंदरगाह पे, और एक विशाल भारत उसके सामने होता है, और उस भारत पे अंग्रेजों का राज्य होता है, जो भारत लगातार गुलामी में, पहले मुगलों की गुलामी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी, उसमें पिस रहा था। कोई साथ नहीं था, कई स्कैटर्ड कहीं कहीं से आवाजें थी, लेकिन उस अकेले आदमी ने अहिंसा का रास्ता पकड़ते हुए जिस साम्राज्य पे सूरज नहीं डूबता था उसको डुबा दिया। और ये सब उनके सिपाही हैं जो यहां आज सब खड़े हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं। इसलिए किसी ना किसी को शुरुआत करनी होगी। जो लोकतंत्र को और संविधान को पलीता लगा रहे हैं वो ताकतवर है ऐसा बोल के नहीं चलेगा। वो बिल्कुल गलत तरीके से, अभी हमारे गुजरात के भाई कह रहे थे कि इनके पास बीएलओ नहीं है कांग्रेस के पास। अरे साहब, बीएलओ होके भी क्या करोगे? बंगाल में एक बीएलओ ही लिस्ट के बाहर है, मुस्लिम है वो, बीएलओ का ही नाम नहीं है लिस्ट में। क्या करेगा आदमी? कोई अभी मैडम कह रही थी कि लोक नहीं है या तंत्र, अरे वो तंत्र भी नहीं है और लोक भी नहीं है। लोग तो है ही नहीं, चंद कुछ लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। और तंत्र, यदि संविधान का भी तंत्र यूज करे तो भी कोई इस देश के खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने तंत्र भी अपना सब सत्यानाश कर दिया है अपने हिसाब से, अपने विम्स से। क्या होता है भाई माइक्रो ऑब्जर्वर? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? कौन से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखा हुआ है? चुनाव आयोग में कहां माइक्रो ऑब्जर्वर है? माइक्रो ऑब्जर्वर आ जाते हैं, नया एक कंसेप्ट निकला माइक्रो ऑब्जर्वर। फिर कैसे लोगों को छांटनी? इनकी जो आप चोरी पकड़ोगे ये नई रास्ता ढूंढ के अगले राज्य में आते हैं। इसलिए इनको निरंतर, ये वो सांप है जिसका जहर निकाल दो फिर वो जहर बना के फिर काटने दौड़ता है। जब तक इनके दांत नहीं निकालोगे इस सांप के, तब तक देश का लोकतंत्र बचेगा नहीं। 34 लाख लोग आज मतदान का अधिकार नहीं है। और जो ट्रिब्यूनल है, क्या ट्रिब्यूनल की घोषणा सर्वोच्च न्यायालय ने आंख में धूल झोंकने के लिए की थी समाज के? 19 ट्रिब्यूनल, लाखों के तादाद में लोग। समय सीमा कितनी आपके पास? और वही सुप्रीम कोर्ट के जज कहते कि भाई ये ट्रिब्यूनल वाले जज क्या करेंगे, एक दिन में 100 फॉर्म दे, 1,000 फॉर्म देखने पड़ते हैं। तो आपने 1900 ट्रिब्यूनल बनाने थे।
19 ट्रिब्यूनल ने कितने फॉर्म चेक किए? 600 उसमें से 31 फॉर्म निकाले। एक सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि अरे इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार ले लेना। ये उनके बेटी के शादी का न्योता है क्या? इस बार थोड़ी मिठाई कम पड़ गई तो अगली शादी में देख लेंगे। ये मतदान का अधिकार है और ये मतदान का अधिकार लड़के लिया है। सैकड़ों साल की लड़ाई चली है समाज की। समाज की लड़ाई चली है इक्वेलिटी के लिए, समाज की लड़ाई चली है समान अधिकार के लिए। और ये सारे अधिकार एक ही अधिकार से आता है, मतदान के अधिकार से। मतदान का अधिकार आपको इस देश का नागरिक होने का अधिकार देता है। मतदान का अधिकार आपको राइट टू इक्वेलिटी देता है, राइट टू फूड देता है, क्योंकि जब भारत के नागरिक है तो आपको सारे अधिकारों पे आपका अधिकार बनता है। आज वो 34 लाख लोग कौन हैं? घुसपैठिए हैं। यदि भारतीय है तो उनका मतदान का अधिकार, उनका अधिकार का कस्टोडियन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। इस सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है कि एक भी आदमी का अधिकार का हनन हो तो सर्वोच्च न्यायालय को खड़ा होना चाहिए। यहां लाखों के तादाद में लोगों के अधिकार छीन लिए गए। एक परिवार है, पति पत्नी बेटी तीनों को नोटिस मिला, तीनों ने एक ही डॉक्यूमेंट दिया, उसमें पति का और बेटी का नाम है, पत्नी को डाल दिया, गायब कर दिया। कौन सा तंत्र, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा? और यदि ऐसा ही करना है तो ये चुनाव की नौटंकी बंद करें। चुनाव किस लिए होते हैं? चुनाव में धांधलियां होती है तो न्यायपालिका क्या है? चुनाव के बाद न्यायपालिका में जाओ तो बोलते अरे आप चुनाव हार गए इसलिए आते हो। उसके पहले जाओ तो बोलते आपने न्यायपालिका को आखड़ा बना दिया है राजनीति का। तो फिर न्यायपालिका काय के लिए रहे? सिर्फ टिप्पणियां करने के लिए, लाल दिए में घूमने के लिए, प्रोटोकॉल यूज करने के लिए? माफ कीजिएगा, न्यायपालिका में भी जो खर्चा होता है और आपके और मेरे खून पसीने की कमाई का खर्चा होता है। जवाबदेही उनकी होगी। आज इस चुनाव में जो लाखों लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, उनकी जवाबदेही किस पे? लड़ाई इसके लड़नी होगी। ज्ञानेश नहीं, हम तो मानते हैं कि ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान के कस्टोडियन वो हैं। और कस्टोडियन होने के नाते इस देश के हर इंसान को, देश के नागरिक को अधिकार मिलना चाहिए। घुसपैठिए। बिहार में घुसपैठियों की बात हो रही थी, कितने घुसपैठिए निकले? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमें खुशी होती है कि एसआईआर के बाद एक भी घुसपैठी नहीं मिला। फिर इस देश का प्रधानमंत्री यदि झूठ पे झूठ बोलता है तो क्या कोई इसको बोलने वाला नहीं है? कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी। हम तो पत्रकार हैं, हम तो हमारे काम में लगे हुए हैं, लेकिन आपके जैसे, तारा जी जैसे सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठा होकर यदि आवाज बनाएंगे तो हमारे भी ये जो हमारा थोड़ा गिलहरी जैसा जो प्रयास होता है संविधान के लिए, उसको भी बल मिलेगा। और अब ये जन जागरण का टाइम है, ये जन जागरण का टाइम है। जब तक जनता जगेगी नहीं तब तक ऐसी ही बात लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं। मैं जब घूमता हूं, तारा जी एक मिनट और लूंगा आशीष जी, मैं जानता हूं बाकी लोग भी बोल रहे हैं। जब मैं देखता हूं तो लोग हतोत्साहित होते हैं। क्या करेंगे? उनको वोट नहीं दिया तो भी वही सत्ता में आते हैं। क्या करेंगे? उनके खिलाफ इतने भ्रष्टाचार सब छपता है फिर भी कुछ नहीं होता। क्या करेंगे? न्यायालय में भी वही बैठे हैं। क्या करेंगे? पुलिस में भी वही बैठे हैं। ये जो लोगों की नाउम्मीदी है, इस नाउम्मीदी को एक आशा की किरण हंगेरी ने दिखाई दी। हंगेरी में वही हो रहा था जो भारत में हो रहा है। सारे संवैधानिक चीजों पे कब्जा था, सत्ता था, मीडिया कंट्रोल करके बैठे हुए थे, सब कुछ चीज अपने हाथ में लेके बैठे और 16 साल नंगा राज चला। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद भी जब जनता जागरूक हो गई तो उसको सत्ता से निकलना पड़ा और नई सत्ता स्थापित हुई। इसलिए मैं कहता हूं जन जागरण जरूरी है। होने दो, ये तो इनकी तो किस लेवल पे नीचे गिरेंगे इसका नीचांक कोई अभी तक नहीं ढूंढ पाया। कोई नहीं ढूंढ पाया इनका नीचांक, और इनके षड्यंत्रों का उच्चांक भी किसी को नहीं दिख पाया। तो जो सामने है उसका आकलन हम कर चुके हैं। अब लड़ाई कैसी लड़नी है इसकी रूपरेखा, जन जागरण की रूपरेखा आप लोगों को तैयार करनी है। इसलिए साधुवाद, धन्यवाद।
तारा जी को कि कहीं ना कहीं कम से कम कर्नाटक से तो ये बात शुरू हुई, और मुझे लगता है कि बहुत है अच्छी बात है ये और कर्नाटक से बात शुरू होना। जो स्क्रीन पर है वो देख के भी अच्छा लगा कि एक्टिविस्ट के साथ में तो जो है प्रज्वल जी को देख करके खुश हूं कि मतलब वो साइंटिफिक उससे आकर के, और इसमें हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी बात भी कही कि हम लोग सोचते हैं कि यार हमारा क्या लेना देना। ये किसी संघर्ष चिन्ह नहीं, यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, किसान, मजदूर, इन सबके लिए संविधान है। आज अच्छा लगा कि एक साइंटिस्ट हमारे बीच में है, क्योंकि उसका भी साइंस क्या काम का। मैंने अभी एक किसी को मैं सुन रहा था, मैं हाँ ओशो को मैं सुन रहा था किसी उसका, उनने कहा कि आइंस्टीन यदि भारत में पैदा होता तो साइंटिस्ट बन ही नहीं पाता, वो तो कावड़ उठा के चलता, उसको मार मार के मंदिर भिजवाते। हाँ सनातन भी बचाना रहता ना उसके बाद बहुत दिन टेम्परामेंट रहेगा। नहीं उसका। मैं तो यदि साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि इस संघर्ष में उनका बहुत बड़ा रोल है, तो मुझे लगता है कि आधा तो बैटल हमने जीत लिया। जीत लिया, सही बात है। ये मैं मंथन जी के पास चलूंगा, फिर मनोज ज्योत्सना के पास आऊंगा, क्योंकि दिल्ली में राजधानी में है वो, तो राजधानी में थोड़ा देर से गाड़ी पहुंचती है। चलिए जरा झारखंड चलते हैं। झारखंड बच गया SIR से, और झारखंड बचा इकलौता राज्य है। पिछले आप 2024 के चुनाव के बाद देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को तो छोड़ दीजिए, वहां पर घाटी है जो आने नहीं देगी इनको, लेकिन इकलौता राज्य है जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड, जहां पर बीजेपी की सत्ता में एंट्री नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं मानता हूं कि वहां पर SIR नहीं हो पाया, SIR नहीं हो पाया, और वहां पर सत्ता भी दूसरे दल की थी, तो जो डबल इंजन एक साथ रौंदता है संविधान को, वो भी नहीं रौंद पाया। झारखंड में ये मूवमेंट जो शुरू हुआ है कर्नाटका से, झारखंड इस मूवमेंट में कैसे जुड़ रहा है मंथन जी? आपका तो संगठन भी है, आपके साथ लोग भी हैं। जी, पहले तो सबसे पहले बंगाल के पहले चरण के चुनाव के लिए इस वक्त इस संवाद के लिए आपको धन्यवाद। फिर आज के दिन, आज की तारीख में कर्नाटक की शक्तियों ने एकजुट होकर बंगाल की संघर्षरत जनता को नागरिकता के पक्ष में जो अपना ऐलान किया है उसको धन्यवाद। अब मैं पहले झारखंड की स्थिति पर आता हूं कि पहले तो है कि झारखंड में जो दाल नहीं गली और उनको उल्टा पिछली बार से ज्यादा, सारी कोशिशों के बावजूद पिछली बार से ज्यादा विधानसभा में हार का भाजपा को उठाना पड़ा, जो उनके लिए भी अनुमान के विपरीत था। तो इसके लिए सबसे बड़ी अगर सराहना की जाए, इसके लिए श्रेय दिया जाए, तो वो झारखंड की जनता का है, और झारखंड जनाधिकार महासभा, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान जैसे लोगों के द्वारा चलाए गए लोकतंत्र बचाओ अभियान का है। ये अगर आप अंदर अंदर बातचीत कीजिए, ऊपर से नहीं लेकिन अंदर से बातचीत कीजिएगा, तो ये अंदर अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस के लोग भी स्वीकार करते हैं। अब आज की जो लड़ाई है, आज की जो लड़ाई है वो मुख्य रूप से नागरिकों का अपनी नागरिकता, अपने मताधिकार को बचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष की, सत्याग्रह की जरूरत है। ये वक्त है आज, और जो लड़ाइयां अलग अलग जगह पर चल रही हैं उनके बीच एकजुटता कैसे हो, ये साधने की जरूरत है। कर्नाटक के साथियों के साथ, झारखंड के साथियों के साथ, कर्नाटक के साथियों का कल 2-3 दिन, कल मैं बंगाल से लौटा हूँ, वहां का स्थिति मैंने देखी है, चुनाव के सिलसिले में ही अपनी एकजुटता प्रकट करने गया था। तो आपस में एक रिश्ता है, आपस में जनता के बीच में, नागरिकों के बीच में बेचैनी है, गुस्सा है, कोशिशें भी हैं, लेकिन वो कोशिशें कैसे इस तरह से, किस स्लोगन के साथ, किस नैरेटिव के साथ कैसे एक साथ हों कि वो एक प्रतिरोध का शांतिमय तूफान बन के आए, और जिसके आगे झुकना पड़े या बहना पड़े, बह जाना पड़े, इस सत्ता को इस तरह की कोशिश करनी पड़ेगी। आज ध्यान दें कि जो बंगाल में जो कोशिशें चल रही हैं, तो बंगाल में दो बातें एक साथ, ये आपने सही कहा कि बंगाल में जो की जनता जिस तरीके से लड़ रही है वो काबिले तारीफ है। बंगाल की जनता अभी ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ रही है, लेकिन जिस तरह से लड़ रही है अपनी नागरिकता को बचाने के लिए, वो काबिले तारीफ है।
और उसका कुछ न कुछ गुस्सा जो आ रहा है वो थोपा हुआ, जो जिस तरीके से उनके साथ केंद्र सरकार डील कर रही है वो गुस्साना था। सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से हथियार बन के इस बार इस प्रकरण में, SIR के प्रकरण में हथियार बन के चुनाव आयोग के बचाव का, चुनाव आयोग जहां फंस रहे थे उनके बचाव का माध्यम बन के सुप्रीम कोर्ट आई है। लेकिन तब भी चुनाव आयोग का कितना मनमानापन है, देखें कि कल उन्होंने, चुनाव आयोग ने कहा कि हमको 800 लोगों को गिरफ्तार करना है। 800 लोग जो हैं, जो अधिकांश तृणमूल के थे, उपद्रवी माने जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करना है, जिसमें MLA और प्रतिनिधि भी हैं, और उसको बंगाल के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। यानी ये अपनी हर कोशिश कर रहे हैं। तो एक कंट्राडिक्शन बीच बीच में, कभी सुप्रीम कोर्ट से अभी जिस भूमिका में है उससे बचाव के लिए, तो अभी हाई कोर्ट अभी जिस तरह से आई, तो ये कैसे चीजें चलें। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से ऐलान कर्नाटक की तरफ से आज हुआ है, उसी तरह से 25 अभी SIR शुरू होने वाला है, और विधानसभा को माने बहुमत को कांग्रेस और झामुमो के बीच में कंट्राडिक्शन है। ये अफवाह उड़ाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश अभी भी जारी है भाजपा की तरफ से। और SIR, उसका मैपिंग का काम झारखंड में एक राउंड चल चुका है, और आगे अब SIR की अगली प्रक्रिया शुरू होनी है। SIR के संदर्भ में वो असंवैधानिक प्रक्रिया है, नागरिकों को खत्म करने की प्रक्रिया है, राष्ट्र के विखंडन की प्रक्रिया है। इस सूत्र को समझने के बाद हम ये बताने के बाद ये कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन ने आज कहा कि एक भी नागरिक छूटना, एक भी सही मतदाता छूटना नहीं चाहिए। यानी उनकी नजर, जनता के दबाव में उनकी नजर भी SIR पर है, और वो भी भाजपा के अश्वमेधी खतरे को, लोकतंत्र को खत्म करने के खतरे को समझ रहे हैं। लेकिन केवल सरकारों पर, दलों पर भरोसा करके लड़ाई नहीं चल सकती, क्योंकि अगर दलों पर भरोसा होना होता तो दलों को बिहार में जिस तरह से हार हुई है, उसका दलों को कम से कम एक साथ उठ खड़ा होना चाहिए था। जो हारे थे उनको एक साथ, लेकिन उसमें साथ आत्मविश्वास नहीं बचा, या जनाधार नहीं बचा, या डर है, क्या पता नहीं। ये लड़ाई नागरिकों की है, कार्यकर्ताओं की है। और हम लोगों ने स्टैन स्वामी, शहीद स्टैन स्वामी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर और उनके जन्मदिन पर 25 और 26 अप्रैल को हम लोगों ने चुनाव घोटाला, नागरिकता परिसीमन, SIR और के संदर्भ में हम लोगों ने 2 दिन की परिचर्चा आयोजित की है। और ज्यादा संभावना यह है कि वहां से हम भी, जो दूसरे राउंड का जो चुनाव होगा, बंगाल का होने वाला होगा, उसके पहले उस संवाद के माध्यम से हम लोग बंगाल के नागरिकों के प्रति, बंगाल के मतदाताओं के संघर्ष और चेतना के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर करेंगे। और ये जानकारी वहां से हम आपको, जिस तरह से लड़ाई लगातार चल रही है, हम लोग के बीच में एकजुटता की कड़ियां तराशने की जरूरत है, और अपनी गतिविधियों को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं के अलावे और अन्य समूह के, जहां यहाँ जैसे लोग आए हैं, उस तरह के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। ये हमारी पहली टिप्पणी। ठीक है मंथन जी, बस मैं अब सीधा चलता हूँ बनो ज्योत्सना के पास। आप दिल्ली में बैठी हुई हैं। मेरा एक सवाल है, जो सवाल मैं आखिर में तारा राव जी से भी करूंगा, लेकिन बनो ज्योत्सना से ही उस सवाल की मैं नींव डालता हूँ। आप अलग अलग राज्यों में बैठे हैं, वहां पर तो बाकायदे में म्यूजिक से लेकर के गाना, जो जोश भरना, आंदोलन, उत्साह सब दिख रहा है। पंडाल में लोग हैं, चर्चा है, सब है। लेकिन बाकी सारे झारखंड में मंथन जी, नफीस भाई गुजरात में, बनो ज्योत्सना दिल्ली में, आप सबके बीच कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन, बनो ज्योत्सना, कोई आप लोगों ने मोर्चा या कोई ऐसी कमेटी? क्योंकि ये लड़ाई सामान्य नहीं है। लड़ाइयां, आंदोलन हमेशा 2 चीज मांगती हैं, एक संगठन, दूसरा अनुशासन। संगठन और अनुशासन। तो आप लोगों का कोई संगठन पहली बात बना क्या, या उस दिशा में आप लोग कदम बढ़ा रहे हो? अनुशासन उसके बाद की बात है। बनो ज्योत्सना, क्या प्लान है? देखिए, ये SIR को लेके तो मतलब पूरे देश में एक चीज, जैसे बहुत एक इम्पोर्टेंट बात आई थिंक नफीस भाई ने भी बताया कि SIR हर राज्य में अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है। मतलब उनका जो ड्रॉबैक्स है
वो बिहार में अलग था, बंगाल में अलग था, गुजरात में एक रूप से आ रहा है। तो कुछ देर तो लगेगा लोगों को ये समझने में कि इस मतलब ये कितना बड़ा हमला है लोकतंत्र के ऊपर। जैसे बंगाल का अगर आप एग्जाम्पल उठा के देख ले, बंगाल में एक चीज हुआ है जो सिर्फ बंगाल में यूज किया गया है, वो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। क्योंकि पहले जो एसआईआर हुआ था, एसआईआर में जब बीएलओ नाम ले रहे थे लोगों का, और उसमें ये बहुत लोगों को बाहर नहीं रख पाया। जैसे नफीस भाई बोल रहे थे ना कि सब लोग जब लोग जागरूक रहते हैं तब उस तरीके से लोगों को, जैसे बिहार में शुरुआत में क्या हुआ था, बिहार में लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब एसआईआर का इंपॉर्टेंस क्या है। एसआईआर पहला वहां पे शुरू हुआ था, बस इलेक्शन से पहले था। बहुत लोग, खास करके जो मजदूर बाहर काम करते हैं, वो वापस नहीं आया क्योंकि लोगों को, किसी को लगा नहीं था कि एक्चुअली उनका ये जो नागरिक अधिकार है वो उससे सरकार एक सिस्टेमिक तौर से उसको छीन रहा है। वो लोगों को उसका आइडिया नहीं था। बंगाल में आइडिया था, तो बंगाल में सारे लोग मौजूद रहने की कोशिश की। और जो पहला दौर था, पहला चरण था एसआईआर में, उसमें बहुत लोगों का नाम नहीं कट पाया। तब वो ले आया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जहां पे वो एक सॉफ्टवेयर यूज करके ये दिखा रहा था कि किसी के नाम में अगर तालमेल नहीं हो रहा है तो उसको नाम हम बाहर करेंगे, जिसका कोई तुक नहीं था, जिसका कोई लॉजिक, एक्चुअली लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कोई लॉजिक नहीं था। और ये सिर्फ बंगाल में यूज किया गया। गुजरात जैसे राज्यों में फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके मतलब हजारों के तादाद पे लोगों का नाम काटने का कोशिश किया गया। दिल्ली में जो हो सकता है कि लोगों का नाम जोड़ा जा सकता है, मतलब फॉर्म 6 का यूज करके बहुत लोग जो एक्चुअली वोटर नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में घुसाने का कोशिश हो सकता है। दिल्ली में ये बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी है। तो एक एक जगह पे ये मतलब ये लोग तो मतलब वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन मॉडल के तहत मतलब सब कुछ सेंट्रलाइज करने का कोशिश करते हैं। लेकिन एसआईआर जब हो रहा है तब अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके का हमला हो रहा है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हमला है। अब मेरा भी ये बात, मैं मंथन जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि राजनीतिक पार्टियों की भरोसे में बैठ नहीं सकते हैं। ये मॉडल वही होगा जो सीएए के खिलाफ जैसे आंदोलन हुआ था, जो लोगों का आंदोलन था, नागरिकों का आंदोलन था। हर एक जगह पे नागरिक जागरूक हुए थे और फिर आपस में सारे कड़ियां जुड़ गई थी। तो देखिए, मतलब कोऑर्डिनेशन वगैरह की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है इस वक्त हर एक राज्य में लोगों को जागरूक पहले करना और फिर लोगों को सड़कों पे आना। क्योंकि हर एक राज्य में एसआईआर का हमला अलग है, उसको मद्देनजर रखते हुए वहां के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या हमला हो रहा है और कैसे हमला हो रहा है और उसको कैसे रेजिस्ट किया जाए। और उसके बाद ही हम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे इसका। एग्जैक्टली हर राज्य के लिए एक अलग रणनीति। मैं फाइनल, क्योंकि सबसे मैं सॉरी बोलूंगा क्योंकि पूरा टाइम मैं कोशिश कर रहा हूं देने के लिए, वक्त की कमी भी है। ज्यादा लंबा होगा तो व्यूवर भी उब जाते हैं सब। आजकल भारत में तो यही दिक्कत है, उब जाते हैं। उनको मीम्स में टाइम ज्यादा उनका जाता है, मन उसमें मीम्स में लगता है, जोक में लगता है, गंभीर कार्यक्रमों में नहीं। तारा जी से एक सवाल और फिर कंक्लूड करवाएंगे 30 सेकंड में भाव से। तारा जी, मैंने जो सवाल कहा था बनु ज्योत्सना जी ने तो उसमें अपनी राय रखी, लेकिन मुझे लगता है जब आपने शुभारंभ कर ही दिया, शुभारंभ हो गया, अब शुभारंभ के बाद इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन करने के लिए, घर घर का आंदोलन, जन जन का आंदोलन करने के लिए जरूरी है कि आप इस देश के हर राज्य से एक कोऑर्डिनेशन आपका हो या एक कमेटी ऐसी हो जहां पर जैसे हर राज्य से नफीस जी हैं, मंथन जी हैं, बनु ज्योत्सना जी हैं और महत्वपूर्ण नाम जो है प्रज्वल जी हैं। तो सब ऐसे लोगों का एक जो रणनीतिक स्तर पर काम कर सकें, जो जमीन पर काम कर सकें, कई इसके विंग्स भी होने चाहिए। क्या इस सब पर भी आपने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है? क्योंकि वैसे भी आपके साथ बहुत सारे और भी परकला, प्रभाकर जैसे लोग भी हैं, तो वो सब अगर मिल करके क्या इस दिशा में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? जी, ये वैसे 2000
24 वाला जो इलेक्शन था उसके पहले हमने एक नेटवर्क बना दिया है 24 स्टेट्स का, जो तब से मतलब 24 वाले इलेक्शन में भी हमने काफी कोऑर्डिनेट किया है। फिर अलग अलग जो इलेक्शंस आए हैं जैसे झारखंड में काम किया, ऐसे तो ऐसा चलता आ रहा है। पर अभी जिसकी जरूरत है ये कुछ अगर अलग किस्म का है, क्योंकि हमें एकजुट होकर एक ही एनर्जी के साथ, मतलब ये नहीं हो सकता कि हाँ भाई झारखंड में चल रहा है तो फिर हम सब वहां जुड़ जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। ये है कि हर राज्य में एक जड़ है, इसके लिए एक मैस मूवमेंट के लिए एक जड़ हर स्टेट में है, उसको बनाकर और उसको आगे उसको और भी डीपर वाइडर करके वो सब जड़ों को जोड़ना, क्योंकि एक भी स्टेट नहीं है इंडिया में जहाँ पे वी डू नेटवर्क इशू आ ही गया, वो वहां पर होगा ही नेटवर्क इशू। मैं फाइनल कंक्लूड करता हूं क्योंकि अभी जो है ये हाँ, तो मैं कंक्लूड करता हूं भाव के साथ, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम या आंदोलन बढ़ा और जन आंदोलन में तब्दील हुआ तो हम तो बिल्कुल खुला बोलते हैं, भाव की तरफ से भी अभी हम दोनों, मैं भाव की तरफ से बोल दे रहा हूँ, भाव मेरी तरफ से भी बोल देंगे, हम लोग तो इसमें है ही हैं साथ। भाव कंक्लूड करिए, ये जन आंदोलन बनना चाहिए, हम अपने तरफ से अपील भी करते हैं, बाकी आपका फाइनल टिप्पणी। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ इसको जन आंदोलन। भाव तारा जी की बात टूट गई है, कुछ बोलना चाहती है, शायद ऑडियो आ गई है, पूरा ही हाँ, तारा करना जी। जी बोलिए। हमें सिर्फ एक बात कहनी है कि आगे जाते हुए, क्योंकि संगठित हुए हैं हम, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ आ रही, एकदम एकदम। हाँ, तो जैसे हम संगठित हो रहे हैं और ये जो 24-25 स्टेट्स में हम सक्रिय हुए हैं, अब हमको आप जैसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि ये जो फैलना है ना, ये सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं हो सकता कि सिविल सोसाइटी अपने आप करे। अभी हमें मीडिया और कैसे कैसे, मतलब बातचीत की बात है कि लोग समझे कि कोई भी अकेला नहीं है। तो इसीलिए आगे से हम थोड़ी सी बातचीत हो जाए कि कोई चैनल हो फॉर सिटीजन्स, ये क्योंकि बहुत कुछ एनालिसिस पॉलिटिकल और हम सब कुछ देखते हैं, हम आपका प्रोग्राम भी देखते हैं रोज, पर हमें सिटीजन्स की जो आवाज है वो सुननी है और एक दूसरे की आवाज सुनकर इसको बढ़ाना है। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी थोड़ा सा सोचकर कि कैसे सिटीजन्स का एक आपका चैनल बने, तो फिर हम पूरे भारत में घूम सकते हैं और बातचीत को जारी रखें और सक्रिय रखें। नहीं, हम यही कमिट करते हैं, वादा कर रहे हैं कि हमारे लिए हमने ये चैनल ही, बाकियों का कुछ हम नहीं और जिम्मेदारी ले सकते। हमारा मोटिव ही था इस देश के लिए, संविधान के लिए, एक ही लक्ष्य था, देश और संविधान। तो न्यूज लॉन्चर हमेशा जब भी कोई ऐसा विषय होता है और आपका एक बार आपकी सूचना आती है तो हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो हम हमेशा हैं आज और आगे भी रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे, जो करना होगा हम उस पर बकायदे प्लान कर लेंगे। भाऊ फाइनल कमेंट। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ तारा जी ने जो कहा, मैंने हमें पहले ही कहा कि बहुत बढ़िया, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि किस लेवल पे शुरू हुआ है। जब शुरुआत होना बहुत जरूरी है, एक बार शुरुआत हो गया तो वो मोमेंटम पकड़ता है। और हर राज्य में, जैसे तारा जी ने कहा कि हर राज्य में सब लोग इकट्ठा नहीं जा सकते, हर राज्य की इकाई को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लोगों के तासीर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ हर राज्य अलग एक विविधता साथ आता है। मैं एक उदाहरण दूं कि पिछले 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र में एक कॉमन जो लोग थे, जो संविधान के प्रति चिंतित थे, ऐसे 7-8 लोग जो बोलने वाले थे, उन्होंने एक मंच बनाया। उस मंच का नाम रखा था हमने निर्भय बनो विचार मंच। और पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 100 सभाएं ली गई, 100 जगह बोले गए, कम से कम 10 जगह तो मेरी भी ड्यूटी लगाई गई है। जहां ड्यूटी लगती थी हम जाते थे और पूरा समाज आता था सुनने के लिए। और जब हम उनको बोलते थे कि संविधान कैसा खतरे में है, मैं आपको तारा जी आश्वस्त करता हूं, यदि भाजपा सिंगल डिजिट पे आई महाराष्ट्र में, सिर्फ 9 सीटें आई उनकी 48 में से, उसमें सारे राजनीतिक दलों ने जो मुख्य क्रेडिट दिया है वो निर्भय बनो विचार मंच पे दिया है। क्योंकि हम लोग, उनको पता था कि हम किसी विचारधारा के नहीं, हम किसी के लिए वोट मांगने नहीं जाते,
हम सिर्फ बोलते थे कि वोट करते समय ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज आपका जो मतदान है वो इस संविधान को बचाने वाला होगा या डुबाने वाला होगा। जब हम उन लोगों की लोकल भाषा में बात करेंगे, उदाहरण के साथ बात करेंगे, तो मुझे कम से कम, मुझे और आशीष को बहुत विश्वास है, हमारा मतदाता, हमारा समाज गरीब हो सकता है, परेशानी में हो सकता है, अर्धनग्न हो सकता है, कपड़े नहीं पहनने को बहुत परेशानी में जूझ रहा है, लेकिन मूर्ख नहीं, वो मूर्ख नहीं है। यदि उसको समझा दिया जाए तो वो बड़ों बड़ों को आईना दिखाते हैं। पहले भी दिखाया गया है और इस बार भी लोकसभा में 240, यदि एडीआर की रिपोर्ट माने 60 इन्होंने जुगाड़ किया था, वो निकाले तो ये 180 पे आए थे। 300 से 180 यदि ये आते हैं तो जनता की विजय थी। आज यदि दिल्ली में सरकार बैसाखियों पे है तो वो जनता की विजय है जी। लेकिन उसी टेम्पो के बनाए रखना चाहिए और राजनीतिक दलों के भरोसे ज्यादा रहने की जरूरत है नहीं। राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे होते हैं, अपना जुगाड़ होता है, कौन किसके साथ कब जाके बैठेगा कुछ नहीं होता, और कोई कानून व्यवस्था है नहीं। महाराष्ट्र में अभी सातारा में जिला परिषद का अध्यक्ष चुनाव चुनना था, एकनाथ शिंदे के मंत्री को पुलिस वालों ने पीटा, मंत्री को पुलिस वालों ने पीटा, और उसके 2 उम्मीदवारों को ऐसा उठा के लगाया। गुजरात बोल रहे थे ना चेक बाउंस का केस है, ऐसा ही केस पुराना था, उनको मतदान नहीं करने दिया और 1 वोट से बीजेपी का अध्यक्ष वहां बना, मेजोरिटी नहीं होते हुए भी, और कुछ नहीं कर पाए। एकनाथ शिंदे को भी समझ में आ गया कि किसका साथ दिया उन्होंने, और उस पुलिस अधीक्षक को बोला गया कि उस पर एक्शन होगा, तो सिर्फ उसका ट्रांसफर हो गया और अच्छे जिले में हुआ। तो लड़ना तो लोगों को पड़ेगा, और लोगों को जन जागरण के लिए लोगों का विश्वास आज राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा बाकी लोगों पे है जो निस्वार्थ रूप से संविधान को बचाने के लिए आगे आते हैं। हाँ। इसलिए तारा जी आपको बहुत धन्यवाद। और जहां तक आशीष जी ने कहा, मैं फिर से आश्वस्त करता हूं, हम तो लड़ते ही हैं लोकतंत्र के लिए, हम तो लड़ ही रहे संविधान के लिए, हम टीआरपी के लिए लड़ नहीं रहे। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि कार्यक्रम देखे ना देखे कोई, लेकिन हाँ। ये आवाज यदि 5 लोग भी सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमारा दिन सफल हुआ। इसलिए आप जहां जरूरत होगी हम आपके साथ होंगे, इसमें कोई 2 मत नहीं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तारा जी के को जो है विशेष कर इस शुभारंभ के लिए कर दिया, आपने नींव डाल दी। बाकी प्राज्वल जी, मंथन जी, जो है नफीस भाई, ज्योत्सना जी, सबको ढेर सारी मुबारकबाद। मैं मुबारकबाद से शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद जब हम कार्यक्रम करेंगे तो मैं रिपोर्ट कार्ड अपने साथियों से भी लेता हूं, तो हम फिर आपसे रिपोर्ट कार्ड में पूछेंगे कि आगे क्या किया आप लोगों ने, गाड़ी कहाँ तक पहुंची है, किस स्टेशन पे खड़ी है, अगले कार्यक्रम में पूछेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।